बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि नीचे जो विकल्प दिया है इसमें विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है। तो आपको विसर्ग संधि के उदाहरण को बताना है कि कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का है। हृदयानंद, हरिश्चंद्र, ज्ञानोपदेश और महेश। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो विसर्ग संधि का है। हृदयानंद, हरिश्चंद्र, ज्ञानोपदेश और महेश। तो विसर्ग संधि का उदाहरण वाले विकल्प को आपका चयन करना है। तो बच्चों इसमें विसर्ग संधि वाला उदाहरण हो जाएगा बी, हरिधन चंद हो जाएगा। बाकी हृदयानंद, ज्ञानोपदेश और महेश ये सभी जो है ये स्वर संधियों के उदाहरण हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरा। कह रहा है किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो नीचे आपको चार विकल्प दिए हैं और आपको बताना है किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। अर्थ में, नीति में, अध्यात्म में या कला में। तो आपको ये बताना है किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। ए कह रहा अर्थ में, बी नीति में, सी अध्यात्म में और डी कला में। तो आपको बताना है कि किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो बच्चों कला में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है, अर्थात दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थ में एक जोड़ेंगे तो आर्थिक हो जाएगा, नीति में एक जोड़ेंगे तो नैतिक हो जाएगा और अध्यात्म में एक जोड़ेंगे तो आध्यात्मिक हो जाएगा। जबकि कला में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए सवाल नंबर तीसरा कह रहा किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको ये बताना है किसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनपढ़ में, अनमोल में, अनदेखा में या अकल्पनीय में। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है वो अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अनपढ़ में, अनमोल में, अनदेखा में या अकल्पनीय में। तो आपको बताना है बच्चों कि किसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बच्चों डी वाले ऑप्शन में अर्थात अकल्पनीय में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं है, इसमें औपसर्ग का प्रयोग है। कल्पनीय मूल शब्द है, जबकि अनपढ़ में अनुपसर्ग है, अनमोल में अनुपसर्ग है और अनदेखा में अनुपसर्ग है। तो तीसरे का विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चौथा कह रहे दुर्गपति में कौन सा समास होगा। तो आपको ये बताना है दुर्गपति शब्द में कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो आपको बताना है कि दुर्गपति में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा या द्विगु समास होगा। तो बच्चों दुर्गपति है अर्थात दुर्ग का पति, तो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो कौन सा सही होगा, बी विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष बनेगा, तो चौथे का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 में कह रहे दशानन में कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि दशानन शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो दशानन में आपको समास बताना है कि दशानन में कौन सा समास है। तो बच्चों दशानन, दस आनन अर्थात रावण, तो समास हो जाएगा बहुब्रीहि। तो पांचवें का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर छठवां कह रहे दिए गए मुहावरा के लिए सबसे उचित अर्थ वाले विकल्प का चयन करना है। तो नीचे एक मुहावरा दिया है और आपको उचित विकल्प का चयन करना है। मुहावरा है आस्तीन का सांप। तो इसके लिए आप उचित विकल्प का चयन कर सकते हैं। भयंकर व्यक्ति, जहरीला व्यक्ति, कपटी मित्र या डंक मारने वाला। तो आपको ये बताना है कि आस्तीन का सांप, इसके लिए सही विकल्प कौन सा होगा। भयंकर व्यक्ति, जहरीला व्यक्ति, कपटी मित्र या डंक मारने वाला। तो बच्चों इसका जो उचित विकल्प होगा वो कपटी मित्र हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन जो है छठवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। कह रहा छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको ये बताना है कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा। असंभव कार्य करना, दुख देना, कठिन कार्य करना या मूंग की दाल खाना। तो आपको ये बताना है कि छाती पर मूंग दलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा। असंभव कार्य करना, दुख देना,
कठिन कार्य करना या मूंग की दाल खाना। तो बच्चों छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है दुख देना। क्या हो जाएगा? दुख देना, अर्थात सातवें का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। कह रहा वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता, उसके लिए एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं? वीर प्रशु, वीर प्रसव, वीर प्रसून, वीर प्रभु। तो आपको ये बताना है कि इसमें से वह शब्द कौन होगा जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको उस शब्द का चयन करना है। वीर प्रशु, वीर प्रसव, वीर प्रसून, वीर प्रभु। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो आठवें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों आठवें का उत्तर पहला वाला सही हो जाएगा, वीर प्रशु कहते हैं। अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द क्या बनेगा? वीर प्रशु बनेगा। चलिए सवाल नंबर 9 कह रहा साग सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो आपको ये बताना है कि साग सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द में हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? शक आहार, साकी, सब्जाहार या शाकाहारी। तो आप बता सकते हैं कि साग सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द में कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो बच्चों बड़ा आसान है, जो साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। अर्थात 9वीं का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है विकार का तद्भव क्या होगा? तो आपको ये बताना है कि विकार का तद्भव रूप क्या बनेगा? बिकना, बिगाड़, बाहर या बूझना। तो आपको बताना है कि बच्चों विकार शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा? बिकना बनेगा, बिगाड़ बनेगा, बाहर बनेगा या बूझना बनेगा। तो बच्चों विकार शब्द तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनेगा बिगाड़, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो आपका 10वें का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि अनुप्रास, श्लेष और यमक किस अलंकार के भेद हैं? तो आपको ये बताना है बच्चों कि अनुप्रास, श्लेष और यमक ये किस अलंकार के भेद हैं? शब्दालंकार, उपमा अलंकार, अर्थालंकार या रूपक अलंकार। तो आपको ये बताना है कि तीनों जो है वो किस अलंकार के भेद हैं? अनुप्रास, श्लेष और यमक ये किस अलंकार के भेद हैं? तो बच्चों अनुप्रास, श्लेष और यमक ये सभी शब्द अलंकार के भेद हैं। अर्थात 11 का पहला जो है उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात 11 का ए विकल्प सही होगा। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है हिमांद तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस या बीभत्स रस। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है। हिमाद्र तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो आपको बताना है कि कौन सा रस होगा। तो बच्चों इसमें जो रस हो जाएगा वो वेद रस हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन जो है विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो 12 का बी होगा। चलिए सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि धरती का उचित पर्यायवाची होगा। तो आपको ये बताना है बच्चों की धरती शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा? दारा, तनया, वसुधा या धिया। तो आपको ये बताना है कि धरती का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? दारा, तनया, वसुधा या धिया। तो धरती का प्रवाची क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो बच्चों धरती का प्रवाची बनेगा वसुधा। क्या बनेगा? वसुधा बनेगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा आप अचला कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं, जमीन कह सकते हैं, धरित्री कह सकते हैं, उर्वी कह सकते हैं और भूमि भी कह सकते हैं। तो ये सभी इसके प्रवाची हो जाएंगे। पहला शब्द लिखा है दारा। दारा स्त्री का प्रवाची शब्द है। आप कह सकते हैं संगिनी, कलत्र कह सकते हैं, प्राणपिया कह सकते हैं, सहचरी कह सकते हैं। तनया बच्चों बेटी का है, तो आप बेटी कह सकते हैं, सुता कह सकते हैं, द्विता कह सकते हैं, नंदिनी कह सकते हैं, तनुजा कह सकते हैं और धिया का मतलब ही पुत्री होता है। चलिए सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? तो आपको बताना है कि धर्मयुग पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि हिंदी की जो प्रमुख पत्रिका धर्मयुग है इसके संपादक निम्न में से कौन थे? तो बच्चों हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक
धर्मवीर भारती थे, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो 14 का सही हो जाएगा। तो 14 का विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहे दिए गए विकल्पों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? तो आपको नीचे जो विकल्प दिए हैं इसमें से हरिऔध की रचना का चयन करना है। परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, अप्सरा और कंकाल। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो 15 का उत्तर आपको देना है। तो बच्चों इसमें जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये हरिऔध की रचना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अप्सरा जो है निराला की है और कंकाल जयशंकर प्रसाद की है। चलिए 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो आपको ये बताना है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अकाल, खटमल, जीव या आयोजन। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग की श्रेणी में नहीं आता है। अकाल, खटमल, जीव या आयोजन। तो आपको इसमें से पुल्लिंग जो नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 3 शब्द पुल्लिंग हैं और एक स्त्रीलिंग है। तो जो स्त्रीलिंग है बच्चों वो जीव है, अर्थात जीव शब्द स्त्रीलिंग है और बाकी सभी के सभी शब्द जो हैं वो पुल्लिंग हैं। तो 16 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि सुधि और शुधि शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा? सुधि और शुधि शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा? इच्छा विद्वान, होश बुद्धिमान, विद्धान और स्मरण, स्मरण और बलवान। तो आपको बताना है कि सुधि और शुधि शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा। तो बच्चों शुधि शब्द का मतलब होश होता है और सुधि का मतलब बुद्धिमान होता है, अर्थात 17 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है 17 का सही हो जाएगा। तो बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द का चयन करिए। तो आपको विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द का क्या करना है? चयन करना है। और इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है अनिल बहुत अच्छा निशानेबाज है। इसमें आपको ये बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है। बहुत अच्छा, निशानेबाज या बहुत अच्छा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो बच्चों विशेषण की विशेषता को प्रकट करने वाले को हम प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं। तो इसमें बहुत शब्द जो है वो अच्छा का विशेषण बता रहा है, इसलिए जो है बहुत शब्द इसमें विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। लड़का, बेटा, मुनि या बालिका। तो आपको एक बताना है कि कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। लड़का, बेटा, मुनि और बालिका। तो बच्चों इसमें मुनि शब्द जो है वो दोनों वचनों में प्रयोग किया जा सकता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। कह रहा है सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो आपको सर्वनाम का प्रकार बताना है। मोहन का कुछ खो गया। आपको ये बताना है कि मोहन का कुछ खो गया, इसमें सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो बताना है आपको कि सर्वनाम का प्रकार बताना है कि मोहन का कुछ खो गया। कुछ खो गया पता नहीं क्या खो गया, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो 20 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। कर नीचे दिए गए काल के भेद का सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो नीचे एक वाक्य दिया हुआ है और उसमें काल का कौन सा भेद है उस विकल्प को आपको चुनना है। मीरा दिल्ली गई थी। तो आपको बताना है कि मीरा दिल्ली गई थी यह किस काल में लिखा गया है। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो आपको बताना है कि इसमें काल का कौन सा भेद सही है। मीरा दिल्ली गई थी, दिल्ली गई थी इसका मतलब कि क्रिया जो है वो समाप्त हो गई है, लेकिन कब? तो भूतकाल में, इसलिए पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी जो है वो 21 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 22 के। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि निषिद्ध शब्द का विलोम है। आपको यह बताना है कि निषिद्ध शब्द का विलोम कौन सा बनेगा। अस्वीकृत,
प्रतिषेध विहित या सिद्ध। तो आपको बताना है कि निषिद्ध शब्द का विलोम क्या बनेगा, अस्वीकृत बनेगा, प्रतिषेध बनेगा, विहित बनेगा या सिद्ध बनेगा। तो बच्चों 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विहित बनेगा। क्या बनेगा, विहित बनेगा। तो निषिद्ध का विकल्प नंबर विलोम विहित होगा, विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। कह रहा है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में शब्द युग्मों में से एक अशुद्ध युग्म है। तो अशुद्ध युग्म का आपको क्या करना है, चयन करना है। ए कह रहा है जागृति सुसुप्ति, बी कह रहा है अज्ञ अनभिज्ञ, सी कह रहा है कृत्रिम प्रकृत और चौथा कह रहा है डी ह्रास और वृद्धि। तो आपको ये बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से जो है वो अशुद्ध है। जागृत सुसुप्ति, अज्ञ अनभिज्ञ, कृत्रिम प्रकृत, ह्रास और वृद्धि। तो बताने कौन सा युग्म जो है इसमें अशुद्ध है। तो बच्चों बी विकल्प जो है इसमें अशुद्ध है, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ नहीं होगा। तो विकल्प नंबर बी जो है वो 23 का अशुद्ध है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कांतार शब्द का प्रवाची है। तो आपको ये बताना है कि कांतार शब्द का प्रवाची इसमें से क्या है, कमल, जंगल, राक्षस या नगर। तो आपको ये बताना है कि कांतार शब्द का प्रवाची शब्द क्या बनेगा, इसका प्रवाची क्या बनेगा 24 का, कमल, जंगल, राक्षस या नगर। तो बच्चों कांतर का बनेगा क्या, जंगल। विकल्प नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। तो 24 का बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 में। कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है में कौन सा अव्यय है। तो आपको ये बताना है कि कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें कौन सा अव्यय है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको 25 वाले का विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चों 25 का विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। कह रहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। इसमें अलंकार का चुनाव कीजिए। किसमें आपको ये बताना कि कौन सा अलंकार इसमें है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या अनुप्रास है। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चों इसमें अलंकार श्लेष है। ओके, कविता में जब कोई भी शब्द एक बार आए और उसके कई सारे अर्थ हो तो उसे हम श्लेष कहते हैं। तो 26 का विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। कर निम्नलिखित में से अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा जो है वो अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। दोहा, वर्वय, सोरठा या कुंडलियां। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है कौन सा छंद जो है अर्धसम मात्रिक नहीं है। दोहा, वर्वय, सोरठा और कुंडलियां। तो बच्चों इसमें से कुंडलियां जो है वो अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है, बल्कि यह विषम मात्रिक छंद है। जबकि दोहा, वर्वय और सोरठा ये अर्धसम मात्रिक छंद की श्रेणी में आते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो देशज है। तो देशज शब्द का चुनाव करना है। रेल, बारूद, पगड़ी और गुलाब। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से जो है वो देशज है। तो विकल्प कौन सा सही होगा इसका चुनाव करना है 28 का। तो बच्चों विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। पकड़ी शब्द जो है पगड़ी वो देशज है, रेल अंग्रेजी, बारूद तुर्की और गुलाब जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। चलिए सवाल नंबर 29। कह रहा पैमाना किस प्रकार का शब्द है। तो आपको ये बताना है कि पैमाना जो है वो किस प्रकार का शब्द है। देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। तो बताना है कि पैमाना किस प्रकार का शब्द है। तो बच्चों पैमाना शब्द जो है वो विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है, विदेशज है। तो विकल्प नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। और पैमाना शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। और बच्चों आज का अंतिम सवाल नंबर 30वां कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाचक का उदाहरण है। तो आपको भाववाच्य का उदाहरण ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है 30वां में भाववाच्य का उदाहरण है।
ए कह रहा है कि हमसे इतना कार्य नहीं किया जाता, बी कहता मैं पढ़ नहीं सकती, सी कह रहा है वृद्ध स्त्री चल नहीं सकती, और डी कह रहा मजदूरों ने काम नहीं किया। तो आपको ये बताना कौन सा इसमें जो है भाववाच्य का उदाहरण है। ए उदाहरण है, बी विकल्प, सी विकल्प या डी विकल्प। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प जो है इसमें भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 30वां है। तो बच्चों इसमें उत्तर हो जाएगा ए, हमसे इतना कार्य नहीं किया जा सकता। ये भाववाच्य का उदाहरण है, बाकी तीनों जो है वो कर्तृवाच्य के उदाहरण है। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।